हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पर। तो आज हम लोग ईवीएस ईयर का सेकेंड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस ईवीएस और पेडागोजी दोनों तरह के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ठीक, तो यह पूछ रहा है किस राज्य का सामान्य लोगों को सर्वप्रिय भोजन कौन सा है। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो किस राज्य का है तो आपको बताना है। तब तक हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ का क्या है। तो छत्तीसगढ़ का भोजन है जो यह मेथी पालक मेथिया पालक जो होती है ये मशहूर है। ठीक ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक ना, तो मेथिया पालक है। और गुजरात का क्या होता है, ढोकला ढोकला ये सर्वप्रिय भोजन है। और पंजाब का क्या है, तो पंजाब का ये राजमा चावल जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक ना, तो और उत्तराखंड का क्या है, तो उत्तराखंड का चौसड़ी वाड़ी और फाड़ू का साग होता है। फाड़ू ऐसे लिखिए, फाड़ू का साग साग होता है। ठीक ना, यह उत्तराखंड का सर्वप्रिय भोजन है। और पंजाब का राजमा चावल और गुजरात का ढोकला और छत्तीसगढ़ का मेथी का साग होता है। ठीक ना, तो यह सर्वप्रिय भोजन पंजाब का है। ठीक ना, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके से लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है भुज किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी जल्दी बताइए, तो यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना। देखिए, ये जब भूकंप आया था इससे बहुत जन और माल की हानि हुई थी। जन और माल की बहुत हानि हुई थी, जिससे इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक, तो यह कब हुआ था, तो 26 जनवरी 2001 को भुज भूकंप आया था। तो कहाँ पे, ये गुजरात में आया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश शिखर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे ऊंचे बने ऊंचे बने पाए जाते हैं। क्या है, ऊंचे बांस के ऊंचे बांधकर क्या बनाए जाते हैं, घरों का ढालू छत बनाए जाते हैं और फर्श बनाए जाते हैं। कितना मीटर, तो 3.5 मीटर ऊपर घर का छत बनाया जाता है, ऐसे समझिए। तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में, केरल में। तो आपको बताना है। तो देखिए केरल में क्या है, केरल में टोपियाको टोपियाको एक तरह का फल है जिसे यह केरल में खाया जाता है। केरल में खाया जाता है। और आपको और बताते हैं, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसी यहाँ का नृत्य है। उड़ीसी यहाँ का सर्वप्रिय नृत्य है। और असम का सर्वप्रिय नृत्य कौन सा है, तो यह बिहू है। ठीक ना, बिहू है असम का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो यह कहाँ माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। जो कि यहाँ का घर बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, जिसका घर छत जो होती है ढालू होती है और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ठीक, तो यह कहाँ बनाई जाती है, तो असम में बनाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना दिया है, 432 किलोमीटर। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2001 को 21 बजकर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल आपको बताना है। तो आपको औसत चाल बताना है, तो किसमें बताना है। देखिए, ये कुल दूरी है 432 किलोमीटर। तो हमको हमको निकालना है। देखिए, एक कितना टाइम हुआ, 21 बजकर 45 मिनट हो रहा है। तो
अगर इसको टाइम अच्छे से निकालो तो क्या बज रहा है, तो 9:45 हो रहा है। तो हमें निकालना है 12 बजे तक कितना टाइम इसमें बच रहा है, तो हमें निकाल लेंगे 12 बजे तक पहले। तो कितना होगा, यहाँ 9 से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा, तो देखिए 2 घंटे इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 2 घंटे 55 मिनट आएगा, ठीक ना। 2 घंटे 55 मिनट आएगा। और फिर क्या कर रहा है, 12 बजे से 4:45 तक कितना टाइम होगा, तो आपको 5:45 और ये 2 घंटे 55 मिनट जोड़ देंगे, ठीक ना। 2 घंटे 55 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 5 0 हासिल 1, कितना होगा, और ये 4 और 5 9 1 हासिल 10, को 0 और हासिल 1 बचा। तो 5 2 7 1 हासिल कितना हुआ, तो यह कैरी कितना हुआ, 8। तो 8 घंटे हुआ। तो हमें निकालना है, हमारा टोटल दूरी दिया है, ठीक ना, 432 किलोमीटर। तो हमें निकालना है इसकी औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो थोड़ा इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक ना। इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, अब इसको हम बताते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब ये इरेज हो गया, इरेज हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है, फार्मूला, यह फार्मूला होता है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो हमारे कितना दिया है सब, अबे देखिए इसको हम 432 दिया है और ये कितना दिया है, समय कितना दिया है, 8 घंटे। तो इसको हम पूरा इरेज कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 432 और समय दिया था 8, तो हमें क्या होगा, तो ये चाल की दूरी निकल जाएगी, कितना निकलेगा था। तो इसमें देखिए हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, ठीक ना। मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे किससे, सॉरी, इसमें गुणा कर देंगे किससे, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 5/8 से, किससे, 5/8 से, 5/8, सॉरी 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक ना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्शन अब इसमें डी सही होगा। तो इसको आप लोग काट लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। तो मुक्ता पोचमपल्ली जिले का एक गांव है, ठीक ना। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में है, तो आपको बताना है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में है। तो आपको बताना है यह कहाँ पे है, तो आप लोग इसको बताइए। तो देखिए ये जो मुक्तापुर है, जो पोचमपल्ली, यह कहाँ पे है, तो यह तेलंगाना में है, ठीक ना। यह कहाँ पे है, तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक ना। यह तेलंगाना में। जब ये अलग हुआ था, जब यह अलग हुआ था, तो जब ये अलग हुआ ना, तो उस समय ये मुक्तापुर जिला जो है पोचमपल्ली, यह तेलंगाना में चला गया, इसलिए यह मुक्तापुर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ठीक ना। इसमें सी सही होगा। अब मैक्सिमम इसमें जो पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ बनती है, यह कहाँ बनती है, तमिलनाडु में बनती है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, तो दोनों इसमें, लेकिन यह मुक्ता दे दिया है, ठीक ना। तो यह तेलंगाना ऑप्शन नंबर सही है, ठीक ना। और यह कब, तो यह पोचमपल्ली बनाई जाती है, इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस साड़ियों के लिए, तो इकत, या इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको याद रखिएगा, इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन, तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, कहाँ पे, कंदहार में, कराची में, बर्लिन में, अबू धाबी में। तो कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपको बताना है, तो यह कहाँ दिखाई देते हैं, तो यह अबू धाबी में दिखाई देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ज़्यादा जो आसान ना, उसको हम
इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट हम बताएंगे। तो यह अबू धाबी में कहाँ पाए जाते हैं वृक्ष खजूर के, तो यह अबू धाबी में बताएंगे जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, भोपाल गांधी भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में और बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बताना है। तो आपको बताना है, देखिए एक दिशा बना लेते हैं। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड क्या आता है, गुजरात है, ठीक ना। तो यहाँ गुजरात है, तो यहाँ गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और बीच में क्या है, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है यहाँ देखिए भोपाल, जो भोपाल है गांधीनगर के ठीक पश्चिम ठीक पूरब में है। तो यहाँ देखिए ये भोपाल है, तो गांधीनगर के क्या है, पूरब में, ये सही है। फिर क्या पूछ रहा है, बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु यहाँ पाएगा, ठीक ना, बेंगलुरु यहाँ पाएगा। तो बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो देखिए भोपाल के दक्षिण में है कि नहीं, तो यह दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष आपको बताना है, इसके सापेक्ष जो है, इसके सापेक्ष गांधीनगर को पूछ रहा है, इसके सापेक्ष कौन सा ये गांधीनगर है, तो कहाँ पे होगा, तो यह कहाँ पे होगा, तो यह उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक ना। यह उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, उत्तर पश्चिम में होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो पीतल ब्रास में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एक, यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह एक कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, यह कॉपर और टिन का सामग्री मिश्रण है। तो आपको बताना है क्या है, तो यह क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ठीक ना, यह ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़े तिकोना आकृति के टेंटों का उपयोग करने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन होता है, तो आपको बताना है इन टेंटों का डिजाइन होता है। देखिए ये चंगपा जो जनजाति है, यह एक प्रकार की जनजाति है, ठीक ना। तो यह एक प्रकार की जनजाति है, कहाँ पाई जाती है, तो यह लद्दाख में पाई जाती है, यह लद्दाख में पाई जाती है, ठीक ना, यह लद्दाख में पाई जाती है। जो ये 5000 मीटर, 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर एक ऊपर पहाड़ पर रहते हैं, ठीक ना। तो यह कैसे रहते हैं, 5000 ऊपर पहाड़ पर रहते हैं। जो कि ये जनजाति कौन सी पश्मीना शाल बनाती है, और पश्मीना जो बकरियां पालते हैं, इसी बकरियों से मीना शाल बनती है, ठीक ना। तो ये कौन जनजाति बनाती है, तो चांगपा जनजाति बनाती है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है इन टेंटों का डिजाइन कैसा होता है, तो आपको बताना है 1000 वर्ष से पूर्व, लगभग 1000 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यधिक आधुनिक। तो आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा, 1000 वर्ष से भी पुराना है यह डिजाइन, ठीक ना, चांगपा जनजाति की। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारे देश में राज्यों की संख्या है, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 30 है, 28 है, 27 है, 26 है, कितनी है आपको बताना है। तो यह 28 है, और यह 28 है, और कितना हुआ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नवीन केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही होगा, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा कितना है, तो 8, ठीक ना, और नवीनतम जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह केंद्र शासित प्रदेश नया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए 3 राज्यों को एक समूह को चुनिए जिसमें सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से लगा है। तो आपको बता दें, देखिए बंगाल की खाड़ी से जो इस तरह बना है, ठीक, जिसे मान लेते हैं, ठीक ना। यह सॉरी इसमें क्या है कि नक्शा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बंगाल खाड़ी है, तो कौन कौन राज्य इधर सटे हैं आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन कौन राज्य सटे हैं, तो देखिए उड़ीसा यहाँ पे है ना, और आंध्र प्रदेश यहाँ है, तमिलनाडु इसके नीचे है। तो कौन कौन राज्य सटे हैं, यह उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु, ये सब राज्य उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, चिराओ कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का, असम का, छत्तीसगढ़ का, मिजोरम का था, कहाँ का है चिराओ नृत्य, कहाँ का है आपको बताना है। असम का क्या है? बिहू, अभी बताए हैं, बिहू, ठीक ना। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और उड़ीसी, ये कहाँ का? उड़ीसी उड़ीसा का है, उड़ीसी, अभी बताएं उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो यह कहाँ का है? मिजोरम का चिराओ नृत्य है, ठीक ना, जिसमें पुरुष संगीत ताल के साथ लाठी को बजाते हैं और बंद करते हैं, ठीक ना, और महिलाएं रंग छिड़कती हैं। यह चिराग का नृत्य मिजोरम का है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंड रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंड सपाट मैदान है। यहाँ क्षेत्र का भाग हो सकता है, तो यह कौन सा क्षेत्र का भाग हो सकता है? जम्मू एंड कश्मीर, लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति कैसे होती है? अनुपूरक होती है, एकल विषय होती है, एकीकृत होती है, पाठ्य पुस्तक होती है। तो पर्यावरण पर कैसी होती है आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगी? तो यह देखिए, पर्यावरण पर यह एकीकृत कैसी होती है, यह कैसे होती है? एकीकृत होती है, ठीक ना। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? एकीकृत होती है, जो कि पर्यावरण में शिक्षा आवश्यक है, ठीक ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है ताकि बच्चों को ज्ञान अच्छा से मिल सके, ठीक ना। जैसा पर्यावरण रहेगा उसी हिसाब से बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए सॉरी नीचे दिए गए कथनों में से कोई ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश से है? आपको बताना है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुरक्षित संबंध होना, रूठ कर सीखने की हतोत्साहित करना, रूठ कर नहीं होगा यहाँ पे, रट कर होगा, रट या रट कर होगा, ठीक ना, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा को प्रस्थान करना, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ जो है एनसीएफ जो कहती है कि बच्चों को रटंत विद्या नहीं देनी है, ठीक ना, और किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना है, मतलब दूर भगाना है, और उनके जो बाहरी जीवन 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 है उससे जोड़कर शिक्षा देनी है, ठीक। और समुदाय से इसमें शिक्षा की बात नहीं करता है। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यह 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आपको बताना है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। इसमें से बताना है इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग इसको बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ये तो सही है, ठीक ना। पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता करना, ये भी सही है। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक, ये भी सही है, ठीक ना।
और बच्चों को ज्ञान के ज्ञान को निश्चित नहीं करना है, एक जगह नहीं रुकना है, ज्ञान को बढ़ाना है, फैलाना है, ठीक ना। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है आपको बताना है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है, यह किताबी शिक्षा है, इसमें प्रशिक्षित प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। तो यह आपको बताना है तो कौन सा है। तो इसमें देखिए यह क्या होती है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में यह एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। बच्चों को किताबी शिक्षा से रटन बनाना नहीं है, ठीक ना, पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो सीखने सिखाने की क्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, आपको बताना है। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। तो यह तो देखिए बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल के लिए करना, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर 20 में सही गलत है। और धारणाओं का वर्णन करने के लिए, तो ये भी गलत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधनों के रूप में उपयोग करना, ऐसा नहीं है, कोई पाठ्य पुस्तक एकमात्र उपयोग नहीं होता, ठीक ना, पाठ्य पुस्तकों का, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। तो कौन सा, संदर्भ पुस्तकें, कहानियां और आख्यान, पाठ्य पुस्तक और परीक्षा विवरण, आपको बताना है। तो कौन कर सकता है। तो देखिए ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है कौन। देखिए कहानी के माध्यम से हम, और आख्यान का मतलब होता है आँख को देख, आँखी देखी, ठीक ना। तो यह अच्छे से सीख सकता है बच्चा। और इसमें संदर्भ पुस्तकें से कोई नहीं, पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है, विवरण से नहीं होता है, इसमें कहानी और आख्यान से सीख सकता है बालक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है, कौन है। परिवार और दोस्त, परिवार एवं साधन, जल संरक्षण, और कौन सा है, हमारा स्वभाव। तो इसमें देखिए कौन सा है, आपको बताना है। चलिए तो क्वेश्चन कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए परिवार और मित्र यह एक पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक ना। परिवार और दोस्त एक पर्यावरण का हिस्सा है, जो कि यह सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। यह सामाजिक जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, ठीक ना, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस एक सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रख करने के लिए। तो ये तो ऑप्शन ऐसे सही गलत है, करके सीखने अपने से, तो करके ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक ना। और कौन सा सही है, तो और कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए एक हम बता दिए हैं, और देखिए कौन कौन है सही, तो आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है, कौन सा होगा। देखिए साइकोमोटर क्या होता है, साइकोमोटर क्या होता है आपको बता दें। साइकोमोटर कौशल विकसित करने का एक, ठीक ना, सीखने का एक अनुभव होता है, जो सीखने का एक अनुभव होता है, सीखने का एक अनुभव, यह साइकोमोटर कहलाता है, ठीक ना। यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ये 1 2 3 ये तीनों सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। पौधे विषय बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले साल आए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आप बताइए तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए
बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों को इर्द गिर्द आयोजित किया जाए, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाते हैं, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जितने बच्चे हैं वो क्षेत्र भ्रमण से बहुत ज़्यादा सीखेंगे, ठीक, इसमें क्षेत्र भ्रमण से ज़्यादा सीखेंगे, और जो बच्चे सीखेंगे उससे मतलब उससे हम क्या करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के से हम जुड़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उससे बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से वह चीज़ बैठ जाएगी। तो इससे क्या होता है, यह भ्रमण से अच्छी तरह से सीख सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा है? ईवीएस सीखने के लिए निम्न अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है, तो क्या हो सकता है? देखिए ईवीएस सीखने के लिए समाचार, ठीक, सर्वेक्षण, समुदाय, ट्विटर, ये क्या है? तो इसको आपको बताना है। तो इसमें ईवीएस किससे सीख सकते हैं बच्चे, ठीक ना, तो किससे सीख सकते हैं आपको बताना है। देखिए क्या होता है, इससे बच्चे सर्वेक्षण करेंगे, पर्यावरण में समुदाय के साथ रहेंगे और समाचार पत्र के बारे में जानेंगे, तो उससे बच्चे क्या हो गए, सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, डी सही है। और ट्यूटर्स क्या होता है, यह व्यक्ति इंडिविजुअली खाली इसमें कोई सीख सकता है, ठीक ना, यह एक सोशल साइट है जिससे इसमें इंडिविजुअली सिर्फ बच्चा सीख सकता है, ठीक, इसमें चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, तो कैसा सीखा जा सकता है आपको बताना है। तो कैसा सीखा जा सकता है, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते, तो ये तो नारे बच्चों द्वारा तैयार किए, ये तो गलत ऐसे ही है, ठीक ना, तो समुदाय और सदस्यों के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक ना। और यदि सर्वेक्षण किया जाए तो इससे भी भ्रमण से सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण, देखिए ये भी वही बात है। तो इसमें क्या हम सीख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर ए हमारा, इसमें ए हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन में स्व आकलन, ठीक ना, आकलन का मतलब स्व आकलन अपना करना, ठीक ना, इसके बारे में हमें जानना है। आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन करना, ठीक ना, सीखने के रूप में आकलन करना, इसको बताना है। तो कौन सा होगा, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के माध्यम से आकलन, तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए अधिगम में परिस्थितियों के तथा सीखने के अनुभवों के अनुरूप जो प्रयुक्त की जाती है विधियाँ, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो परिस्थिति के अनुसार जो सीखता है, तो किस में होता है, तो यह सीखने के रूप में आकलन होता है, सीखने के रूप में आकलन होता है, यह स्व आकलन होता है। वो परिस्थिति के अनुसार वह सीखता है, ठीक ना, परिस्थिति के अनुसार सीखता है, ठीक, तो यह स्व आकलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिक्षक की डायरी दर्ज कराई दर्ज जानकारी उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, आपको बताना है इसको। तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, तो कौन सा होगा ऑप्शन, बच्चे की सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए शिक्षक की डायरी दर्ज कराने के का उपयोग शिक्षक द्वारा, तो यह देखिए शिक्षण अधिगम अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए यह किया जाता है, जो डायरी तैयार की जाती है, यह अधिगम की रणनीति बनाने के लिए और बाद में संशोधन के लिए यह बनाया जाता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस क्वेश्चन इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।